एनर्जी के लिए लास्ट में एक दो स्टेप्स रह रहे थे, तो थोड़ा सा पहले उसको कंप्लीट करेंगे एंड देन मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। वेट फॉर अ मिनट। तो बेटा लास्ट टाइम हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे, हम लोग एनर्जी निकाल रहे थे, एनर्जी ऑफ nth एनर्जी लेवल। तो इस पॉइंट तक तो हम लोग पहुंच गए थे, एनर्जी ऑफ nth एनर्जी लेवल दैट इज En इज इक्वल टू माइनस m e रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 पाई डिवाइडेड बाय 8 n स्क्वायर, सॉरी, डिवाइडेड बाय 8 n स्क्वायर into epsilon 0 square plus h square. This is final expression of energy of electron in the nth energy level of Bohr. ये हमने फाइंड आउट किया था बेटा। अब इसमें n स्क्वायर के अलावा बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं अदर देन n स्क्वायर, like m is mass of electron, e is, so if I put all these values, if I put all of these values, ऐसे लिखो आप इसको, En is equal to माइनस 1 बाई एन स्क्वायर इंटू बाकी सब चीजें इकट्ठी कर दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट। इफ आई पुट ऑल दीज वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स, देन बेटा इसकी जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी दैट इज दिस 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 जूल्स, ये वैल्यू निकल के आएगी। या तो अगर आपने जूल्स में निकालना आंसर तो ये निकलेगा, अगर यही आंसर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे तो ये आंसर आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या कनेक्शन आपको पता होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल होता है। तो फाइनली व्हाट वी गेट, द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी energy of electron in the nth energy level, that is given by this minus 13.6 divided by n square electron volt. Beta, you have to learn this formula. This is energy of electron. This is energy of electron in the energy of electron in the nth energy level. In the nth energy level. या स्टूडेंट्स यहां तक सबको क्लियर है ना? अब ये चीज उसी को समझ में आएगी जिसने कल क्लास लगाई थी। आप सभी ने कल क्लास लगाई थी, क्योंकि हमने बिल्कुल मिडल से स्टार्ट कर दिया है। ये लास्ट वाला सेक्शन रह रहा था, यहां तक हम लोग एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल चुके थे यूजिंग बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन, एंड यूजिंग क्लासिकल थ्योरी ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट लगाया था, दोनों को क्लब करके ये आंसर हमने निकाला है, एनर्जी ऑफ nth स्टेट। इसका क्या मतलब है, आओ कैलकुलेट करते हैं वन बाय वन, सभी एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं वन बाय वन। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ रहा है। अब ये नेगेटिव साइन का पहले मतलब समझते हैं। तो नाउ बेटा, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, ये लिखो। द नेगेटिव साइन of total energy of electron, better write it down, I am dictating. The negative sign of total energy of an electron moving in an orbit, the negative sign of total energy of an electron moving in an orbit means that electron is bound with the nucleus.
means that electron is bound with the nucleus. So that is simply we mean कि नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है. जब तक ये नेगेटिव साइन है टोटल एनर्जी के साथ, तब तक आप समझते रहो कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा. अगर इन केस ये एनर्जी पॉजिटिव आती है, इट मींस कि इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाएगा, देन इट विल नॉट रिवॉल्व इन दैट ऑर्बिट. But negative sign is indicating that electron is bound with the nucleus and it will revolve in that orbit. तो फाइनली बेटा ये है एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी. अब हम लोग बोहर के अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लिए एनर्जी कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला. अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है. यहां पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा. दिस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth एनर्जी लेवल, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना, ऑफ हाइड्रोजन एटम. ये हम किस एटम की बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम के लिए निकाली है ये, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए. अगर हम इस एक्सप्रेशन को जर्नलाइज करें फॉर ऑल अदर एटम्स, वी कैन ऑल्सो जर्नलाइज दिस एक्सप्रेशन फॉर अदर एटम्स ऑल्सो. बेटा वो हमारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, बट आप फिर भी लिख लो, नोट करके लिख लो. इन जनरल for an atom having atomic number Z, for an atom having atomic number Z, the energy of electron revolving in nth orbit, revolving in nth orbit of that atom is given by this formula. En is equal to, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए है, वो किसी भी एटम के लिए जिसका एटॉमिक नंबर Z है. इन जनरल क्या फॉर्मूला? तो बेटा दैट इज दिस, -13.6 Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है ये आंसर, जूल्स में नहीं है, ये ध्यान रखना. -13.6 इंटू Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब हमें पता है हाइड्रोजन एटम का Z कितना है. हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर है 1. तो इफ आई पुट 1, तो यही आ जाएगा आंसर, -13.6 बाय n स्क्वायर. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस और नो? यस सर. हाँ, सो ये आपने लिख लेना है. अब इसके बाद अब हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करके बोहर के लिए अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जी निकालेंगे. बोहर मॉडल के अकॉर्डिंगली ये जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं, उनमें अलग अलग एनर्जी लेवल्स की क्या क्या एनर्जीज हैं, आओ कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर. ये नोट हो गया सबका? यस सर. ओके, सुनाओ. सुनाओ स्टूडेंट्स. बेटा किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो, किसी एक बच्चे का. सुनाओ. सपोज करो जैसे अपने पास ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, इसमें एक ही प्रोटॉन होता है क्योंकि हाइड्रोजन एटम है. दिस इज न्यूक्लियस. अब इसके अराउंड अलग अलग ऑर्बिट्स हैं. दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, इसके बाद दिस वन इज सेकेंड ऑर्बिट, इसके बाद दिस वन इज थर्ड ऑर्बिट. ऐसे अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, 4 ऑर्बिट ले लेते हैं. दिस वन इज फोर्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन. आगे से आगे ऑर्बिट बढ़ते ही चले जाएंगे. तो फर्स्ट ऑर्बिट इज n इज इक्वल टू 1 के लिए, सेकेंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3, फोर्थ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 4.
तो बेटा इफ आई यूज दिस फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज माइनस 13.6 divided by n square electron volt. Using this formula we can say फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी तो n की वैल्यू 1 रखोगे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो आंसर आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी बेटा इस वाले ऑर्बिट के लिए एनर्जी आ रही है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसके लिए एनर्जी आ रही है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। फिर सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी, इसके लिए हमें यहाँ पे n की वैल्यू को 2 रखना होगा। तो इफ आई पुट n इज इक्वल टू 2, तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी देखते हैं कितनी आएगी। यहाँ पर एक आप टेबल बना लो, यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखी, तो बेटा फर्स्ट एनर्जी लेवल की जो एनर्जी आई है दैट इज -13.6। फिर जब हमने n की वैल्यू को 2 रखा, तो फिर हमारे पास एनर्जी आएगी डिवाइडेड बाय 4 करके, ये वैल्यू आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी सेकेंड लेवल की एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब थर्ड लेवल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो हमें n की जगह 3 रखना है। जब हम n की जगह 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर 9, जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी एनर्जी आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ आई पुट n इज इक्वल टू 4, देन फोर्थ एनर्जी लेवल में जो एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन की दैट इज E4, इट इज डिवाइडेड बाय 16 एंड इट्स आंसर विल बी -0.85। तो ये हमने अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, यू हैव टू लर्न दीज वैल्यूज, ये वैल्यू सारी अलग अलग लर्न कर लेना है। तो यहाँ हेडिंग लगा देना, ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। हेडिंग लगा दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ बोहर, इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ बोहर। तो बेटा इसमें कुछ नहीं है, हमने वैल्यूज डाल के कैलकुलेट कर दी, बट ये जो 3-4 लेवल्स हैं स्टार्टिंग के, इनके लिए आपको एनर्जीज लर्न रखनी पड़ेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डाउट? नो सर। ओके, तो नाउ फाइनली एक टर्म और रह गई है दैट इज कॉल्ड बोहर्स ऑर्बिट। बोहर्स ऑर्बिट एक टर्म है, अब हम उसको करेंगे डिफाइन। वैसे तो हमने पढ़ लिया है, बट फिर भी एक बार स्टार्ट करते हैं। बोहर्स ऑर्बिट, ये आप हेडिंग लगा दो। बेटा जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना, जो n इज इक्वल टू 1 वाला ऑर्बिट है, बोहर का जो सबसे पहला ऑर्बिट है उसको हम लोग बोहर्स ऑर्बिट कहते हैं। जो सबसे फर्स्ट ऑर्बिट है उसी को बोहर ऑर्बिट कहते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, बस वैसे ही बता रहा हूँ। कल हमने रेडियस के लिए भी बोहर्स ऑर्बिट का हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, जिसे हम बोलते हैं बोहर्स रेडियस। तो वही हमारी हेडिंग लगेगी अभी, जिसमें हमने सिर्फ एक फॉर्मूला लिखना है सो दैट कि आप उसे याद रख सको। आओ बच्चे, इसे मैं रब कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ कि रेडियस के लिए हमने कल एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। वो एक्सप्रेशन याद है या आपने लिखा होगा? तो कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का क्या रिजल्ट आया था? Rn की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 m pi e स्क्वायर अपॉन m pi e स्क्वायर। गुड, तो ये रिजल्ट हमारे पास आया था। दिस इज रेडियस ऑफ, अभी हेडिंग लगा दो बोहर्स रेडियस। हेडिंग लगा दो बोहर्स रेडियस। कई बारी ना बोहर्स रेडियस की डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं, या फिर समटाइम्स ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है सिंपली बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला।
तो यहां पर आप लिखोगे वी नो दैट radius of nth orbit, we know that radius of nth orbit is given by nth orbit is Rn is equal to this. Now if I put for n is equal to 1, अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो बेटा रेडियस जो आएगा फर्स्ट ऑर्बिट का R1, दैट इज रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, ये वाला फिगर में ये वाला रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। फॉर n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू हो जाएगी 1, तो वी गेट दिस वैल्यू h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय m पाई e स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर सिंपली। और इस वैल्यू को, दिस वैल्यू इज डिनोटेड बाय, R1 से डिनोट नहीं करते, इट इज डिनोटेड बाय अ डिफरेंट सिंबल दैट इज A0। इसको हम A0 से डिनोट करते हैं, स्पेशली A0। यहाँ पर A0 क्या है, डिनोटेड बाय A0, और A0 की वैल्यू यही है h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 पाई m e स्क्वायर। तो इफ आई पुट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज देन इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी, क्योंकि ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, इसकी बेटा वैल्यू आएगी 5.29 into 10 raised to power minus 11 meters, and this is what we called Bohr's radius. This is called Bohr's radius. ठीक है बेटा, इसको हम लोग Bohr's radius कहते हैं, जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट is called Bohr's radius and it is completely constant value, that is h square epsilon m pi e square. कोई डाउट? No, sir. नो तो सर। अगर ओके, अब तो आप निकाल भी सकते हैं, आप एक जर्नल फॉर्मूला बना सकते हो, जैसे हमने एनर्जी के लिए बनाया वैसे ही आप बोल सकते हो कि इसमें ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू बोहर्स रेडियस, इट इज इक्वल टू ए नॉट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू A0, दैट इज बोहर्स रेडियस। बेटा रेडियस nth एनर्जी लेवल का जो रेडियस आ जाएगा दैट इज दिस n स्क्वायर इंटू A0, और यू कैन लर्न इट लाइक दिस, ये अलग चल रहा है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू A0। तो इसका जो आंसर आएगा इट इज 5.29 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 इंटू n स्क्वायर। तो अगर आपको रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है तो ये रहा, आपको बस n की वैल्यू पुट करनी है। जैसे ही आप n की वैल्यू पुट कर दोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऑर्बिट का रेडियस क्या है। इज इट क्लियर? और ये आंसर मीटर्स में आएगा। एनी डाउट? No, sir. तो इसे भी नोट कर लो। तो फाइनली अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ से अपना बोहर मॉडल खत्म हो गया। एक्चुअली बोहर ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था, और यही रीजन है कि बोहर को नोबेल प्राइज मिला था। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ऐसे ही नहीं उसको नोबेल प्राइज मिला, एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करने के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला है। तो यही हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसी को हमने कवर करना आज। सारा तो नहीं हो पाएगा बट स्टार्ट जरूर कर लेंगे। तो आओ बेटा शुरू करें। बाकी ये वैल्यूज लर्न कर लेना, ये 4 वैल्यूज हमेशा याद होनी चाहिए आपको, ये काम आएंगी। फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की। और रेडियस कैसे निकालोगे? 5.29 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो n स्क्वायर को, यू विल गेट रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। अब आप हेडिंग लगा दो, दैट इज स्पेक्ट्रम। आज हम लोग करेंगे स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम बनता कैसे है पहली बात, और ये स्पेक्ट्रम है क्या? तो बेसिकली हम लोग कहते हैं इट इज बेसिकली अ बैंड। जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हमें विजिबल स्पेक्ट्रम आता था, पर ऐसा नहीं है कि स्पेक्ट्रम हमेशा
विजिबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बेसिकली स्पेक्ट्रम जो है विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट तो ये लिख लो, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैन बी विजिबल और इनविजिबल। एटॉमिक स्पेक्ट्रम विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। अब ये तो डिपेंड करता है कि वेवलेंथ कैसी है। ये तो डिपेंड करता है कि जो स्पेक्ट्रम में हमें वेवलेंथ मिल रही हैं, क्या वो वेवलेंथ हमारे आइस की रेंज की है, मतलब 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की उनकी वेवलेंथ है। अगर तो है तो हमारी आई सेंसिटिव है इतनी वेवलेंथ के लिए, तो हमें वो विजिबल हो जाएगा। बट अगर इससे आगे पीछे की वेवलेंथ अगर हमें स्पेक्ट्रम में मिले तो वो फिर इनविजिबल होगा, तो वो हमें दिखेगा नहीं, पर उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैन बी विजिबल और इनविजिबल, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज, 2 मिनट वेट करना। अब उसके बाद थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि होगा कैसे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है क्या। तो बेटा यहाँ से ये जो सेकंड पॉइंट है ये डिफाइनिंग पॉइंट है, ये एक तरह की डेफिनेशन है एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। तो ये आपने लिखनी है। इसमें आप लिखोगे ऑल मटेरियल्स वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, ऑल मटेरियल्स चाहे वो सॉलिड हो या गैस हो या लिक्विड हो, सॉलिड, गैस या लिक्विड कोई भी हो, ऑल मटेरियल्स emit electromagnetic radiation, all material emit electromagnetic radiations at all the temperatures, अभी तो खैर बात समझ में आएगी नहीं आपको, 1 मिनट के लिए तो, पर लिख लो पहले डेफिनेशन। all materials emit electromagnetic radiations at all the temperatures if we analyze each of these radiations then we get several wavelengths अच्छा, एनालाइज कैसे करें? अब एनालाइज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। वो तो एक तरीका एनालाइज करने का प्रिज्म भी है, बट प्रिज्म सिर्फ विजिबल वेवलेंथ को एनालाइज कर पाएगा, सबको तो एनालाइज नहीं कर सकता। तो प्रिज्म इज बेसिकली एनालाइजर। तो ऐसे ही अलग अलग वेज होते हैं, बट अभी के लिए लिख लो, इफ वी एनालाइज ईच ऑफ दीज रेडिएशंस देन वी गेट सेवरल वेवलेंथ्स mixed up together contributing in different proportions to the total intensity of radiation, to the total intensity of radiation. So this basically the band of these several wavelengths, the band of these
several wavelengths, the band of these several wavelengths is called spectrum, is called atomic spectrum. तो बेटा धीरे धीरे आपको समझ आएगा, अभी के लिए तो हमने सिर्फ डेफिनेशन लिखी है। सबसे पहले हमने लिखा है कि जितने भी कोई भी मटेरियल हो, वेदर इट इज सॉलिड, गैस और लिक्विड, व्हाटएवर, वो हर टेम्परेचर पे रेडिएशंस एमिट करेगा ही करेगा। अब ऑब्वियसली अलग अलग टेम्परेचर्स पे जो रेडिएशंस वो एमिट करेगा, उन रेडिएशंस की वेवलेंथ अलग अलग होगी। सेम वेवलेंथ तो हो नहीं सकती, बिकॉज हर टेम्परेचर पे अलग अलग रेडिएशंस एमिट करेगा। और अगर उन सभी वेवलेंथ्स के बैंड को अगर हम लोग कलेक्टिवली देखें, उन सभी वेवलेंथ्स के बैंड को कलेक्टिवली देखें, तो उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ऑब्वियसली कि स्पेक्ट्रम, सारे स्पेक्ट्रम विजिबल तो नहीं होंगे। एनालाइज करने के बाद हो सकता है कि कुछ स्पेक्ट्रम हमें विजिबल और कुछ सिर्फ डिटेक्टेबल हो। ऐसा नहीं होता है कि सारे स्पेक्ट्रम हमें विजिबल होंगे, डिटेक्ट भी किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालाइजर। एनालाइजर में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ सिर्फ प्रिज्म, जो हमें एक्चुअली दिख जाता है, इसलिए वो समझ में भी आता है। और बाकी जो स्पेक्ट्रम है वो दिखते नहीं है, बट उन्हें एनालाइजर की हेल्प से उनकी एक फोटोग्राफ तैयार की जाती है, समथिंग लाइक दिस, एक फोटोग्राफ तैयार की जाती है कि अच्छा ऐसा होता है। तो दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। धीरे धीरे समझ आएगा, बट ये डेफिनेशन एक बार उतार लो अभी स्टार्टिंग में। और अगर आपको समझना है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट क्यों हो रही हैं, तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। आपने टेम्परेचर है, टेम्परेचर मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट करोगे, तो ऑब्वियसली बेटा उस ऑब्जेक्ट के एटम्स, उस ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऑसिलेशंस करेंगे, एंड ड्यू टू द ऑसिलेशंस ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट मटेरियल, ड्यू टू द ऑसिलेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये वेव का जन्म होगा। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशंस, ये अलग अलग वेवलेंथ कहां से रही हैं? इट इज बिकॉज ऑफ दोज ऑसिलेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। एग्जांपल के लिए आप एक गैस ले लो, एक गैस ले लो कंटेनर में, आप उस कंटेनर को हीट करो, अलग अलग टेम्परेचर्स पे हीट करो उस गैस को, अलग अलग टेम्परेचर्स पे। जब बेटा आप उस गैस को अलग अलग टेम्परेचर्स पे हीट करोगे, तो आप देखोगे कि उस गैस से निकलने वाली रेडिएशंस अलग अलग वेवलेंथ की हैं। और अगर आप उन सभी वेवलेंथ को कलेक्टिवली एक स्क्रीन के ऊपर फॉल करवाओ और उसका एक पैटर्न बना लो, इफ इट इज पॉसिबल, अगर आप उन सभी वेवलेंथ का एक पैटर्न स्क्रीन के ऊपर बना लो, एक बैंड बना लो, देन दैट बैंड इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। आपको कुछ कुछ समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. बाकी धीरे धीरे आगे समझ आएगा। लाइक मैं प्रिज्म का एग्जांपल लूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो ये नोट हो गया आपका, आगे चलते हैं। सबका हो गया ये नोट? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अभी हमने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, और भी पॉइंट्स लिखेंगे इससे आगे कंटिन्यूटी में। आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इसकी, बाकी तो फिर क्या होता है, फिर तो मैथमेटिक्स आ जाता है, बट इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से समझना। अब मान लो कि थर्ड पॉइंट में, अब इसकी हम लोग देखते हैं, मतलब एक तरह से जो थर्ड पॉइंट है, यह आपको एक्सप्लेन करेगा कि स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। इसके आगे लिखो, हाउ स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड, हाउ स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड, जो थर्ड पॉइंट है। तो मैंने अभी भी आपको बताया ऑसिलेशन से बनता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, बट विद एन एग्जांपल हम इसको समझते हैं। सपोज यू हैव अ कंटेनर, ये थर्ड पॉइंट है हमारा, हाउ स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने एक गैस ली हुई है, एटॉमिक गैस, उसमें बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। हमें पता है हर मटेरियल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इन दिस कंटेनर वी हैव अ एटॉमिक गैस, एटॉमिक गैस जैसे कि हाइड्रोजन की गैस हो गई, या फिर हीलियम वगैरह, ऐसी कोई, आपने सपोज हाइड्रोजन गैस ले ली आपने, तो वी हैव अ एटॉमिक गैस। अब हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बर्नर इसको हीट वीट करेंगे,
बर्नर की हेल्प से हमने इसको हीट नहीं करना, सॉरी, करंट देके इसको हीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एटॉमिक गैस हीटेड विद करंट। एटॉमिक गैस, क्योंकि जूल्स हीटिंग इफेक्ट तो होता ही है करंट में, आप करंट प्रोवाइड करोगे इसको, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल गिव हीट एनर्जी, जिससे कि ये गैस हीट अप हो जाएगी। और अगर गैस हीट अप होगी तो इसके मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करेंगे। आओ देखते हैं। एटॉमिक गैस हीटेड विद टेम्परेचर, सॉरी हीटेड विद इलेक्ट्रिक करंट। मान लो हमने इस गैस को इलेक्ट्रिक करंट से हीट किया, तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट से हीट करने पे क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, तो इसके मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। इस एटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे आगे पीछे, कुछ कैसे ऑसिलेट करेगा तो वी कांट से, और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन भी सेम नहीं है, कोई ज्यादा ऑसिलेट करेगा, कोई थोड़ा ऑसिलेट करेगा, कोई मीडियम सा ऑसिलेट करेगा, डिपेंड करता है। अलग अलग टाइप के ऑसिलेशन ये करेंगे एटॉमिक गैस को हीट करने पे। ऐसा तो नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल सेम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे, नहीं, कोई कम ऑसिलेट करेगा, कोई ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा, और इवन उनकी डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन भी अलग अलग है। कोई ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, कोई ऐसे इंक्लाइंड ऑसिलेट कर रहा है, कोई ऐसे ऑसिलेट करेगा, मतलब दैट डिपेंड्स। ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स ऐसे तो नहीं करेंगे। नाउ जब हम एटॉमिक गैस को हीट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से ऑसिलेशंस होंगी। तो ऑसिलेशंस अकर्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ऑसिलेशन अकर्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अब बेटा ऑसिलेशन से क्या होगा, ड्यू टू दीज ऑसिलेशंस, हमें तो पता है ऑसिलेशन, अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो फिर बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा ही, यही तो कॉन्सेप्ट है, हम कब से पढ़ रहे हैं। तो ड्यू टू ऑसिलेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी। ड्यू टू ऑसिलेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट, और पता नहीं उसकी, अब आपको समझ में आया कि अलग अलग वेवलेंथ की या फिर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों जन्म ले रही है। क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी सेम एम्पलीट्यूड से तो ऑसिलेट नहीं कर रहे। अब ये मॉलिक्यूल जो वेव जनरेट करेगा वो अपनी, इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी ऑसिलेशन की, उतनी ही फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। और दूसरा जो पार्टिकल है, अगर उसकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो फिर ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, और इसीलिए सबकी फ्रीक्वेंसी एंड हेंस वेवलेंथ अलग अलग है। तो होना क्या है बेटा, रेडिएशन एमिट होंगी। मैं ज्यादा तो नहीं दिखा रहा, मान लो यहाँ से ये हमारे पास रेडिएशन आ रही हैं, इट विल एमिट रेडिएशन। तो यहाँ से आएंगी रेडिएशन, बहुत सारी आएंगी अलग अलग। यहाँ से हमने ये रेडिएशन एमिट हो रही हैं। जैसे ही हम किसी एटॉमिक गैस को या किसी भी मटेरियल को हीट करेंगे तो उसमें से रेडिएशंस निकलेंगे ड्यू टू द ऑसिलेशंस ऑफ इट्स पार्टिकल्स। अब हमने क्या किया, यहां पर हमने लगा दिया एक एनालाइजर। यहाँ पे हमने एक ये रेडिएशन एमिट हुई, रेडिएशन एमिटेड। अब हमने यहाँ पे एक एनालाइजर लगा दिया, मान लो हमने लगा दिया यहाँ पे प्रिज्म। जैसे एक एनालाइजर होता है हमारे पास प्रिज्म, एनालाइजर में हमने एग्जांपल लिया प्रिज्म का, क्योंकि इसी से हमें समझ में आता है। प्रिज्म का काम क्या होता है, प्रिज्म का काम होता है कि जो भी वेवलेंथ इस रेडिएशन के अंदर है सबको खोल दो, मतलब सारी वेवलेंथ को अलग अलग कर दो। यही तो है, डिस्पर्शन होता है प्रिज्म का काम। समझ आ रहा है बच्चों, प्रिज्म का काम क्या होता है, डिस्पर्स करना। यानी जितनी भी वेवलेंथ इस रेडिएशन में आ रही हैं, ये प्रिज्म से जाएंगी तो सारी वेवलेंथ खुल जाएंगी, मतलब डिस्पर्स कर देगा ये सारी वेवलेंथ को। तो प्रिज्म क्या करेगा, डिस्पर्शन करेगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फाइनली यहाँ पे एक हमने स्क्रीन लगा दी, और इस प्रिज्म ने क्या किया, डिस्पर्शन कर दी। कुछ ऐसे जाएगी वेवलेंथ, कुछ वेवलेंथ ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे ऐसे, मतलब हर तरह की वेवलेंथ वो जनरेट करेगा लाइक दिस। तो ये इसका काम है डिस्पर्शन करना। और हमें ये जो स्क्रीन पे मिलेगा, हमें जो स्क्रीन पे मिलेगा एक स्पेसिफिक वेवलेंथ, सम स्पेसिफिक वेवलेंथ यहाँ पर जो हमें स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो हर तरह की वेवलेंथ हमें इस स्क्रीन के ऊपर मिलेगी। ध्यान से देखो, अलग अलग तरह की वेवलेंथ हमें मिल रही हैं। मान लो बेटा कि इसकी वेवलेंथ है λ1,
और सेकंड वाले की वेवलेंथ है λ2 और थर्ड वाले की वेवलेंथ है λ3 λ4 एंड सो ऑन λ5 एटसेट्रा। तो अलग अलग वेवलेंथ जो की हमें वेव्स मिल रही हैं और एक पैटर्न हमें यहाँ पे मिला है। ये जो बैंड ऑफ वेवलेंथ है, दिस बैंड ऑफ वेवलेंथ जिसको हमने एनालाइज किया, so this band of wavelength is called a spectrum. This band of wavelength is called spectrum. मतलब इसी को हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। या स्टूडेंट्स, क्या आप सभी को क्लियर हुआ या नहीं? Yes. सर हो गया। यस सर। तो स्पेक्ट्रम तो ऐसे बनता है, जैसे हमने अभी भी बताया कि आप किसी भी मटेरियल को हीट करोगे, उसके मॉलिक्यूल्स में ऑसिलेशंस होंगी, ऑसिलेशंस की वजह से वो रेडिएशंस एमिट करेगा। अगर हम उस रेडिएशंस को एनालाइज करें विद द हेल्प ऑफ एनालाइजर, इस केस में हमने प्रिज्म लिया है, या बाकी अलग अलग तरह के एनालाइजर होते हैं, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर वो सारी तरह की वेवलेंथ का एक बैंड बना के हमें देगा, एंड दैट बैंड ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब ये जरूरी नहीं है कि ये बैंड विजिबल हो। अगर तो बेटा ये सारी वेवलेंथ हमारी विजिबल रेंज में आ रही हैं, तो यहाँ जो बैंड दिखेगा वो हमें विजिबल भी हो जाएगा। जैसे हमें पता है कि रेनबो बनता है, ये सब रेनबो भी तो एक स्पेक्ट्रम ही है। और अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक है, पता नहीं कितनी सारी वेवलेंथ है जो मैंने लिखी ही नहीं है, बहुत क्लोज आएंगी। किसी केस में बहुत क्लोज आती हैं, किसी केस में बहुत दूर आती हैं, डिपेंड करता है। मतलब देयर आर सो मेनी वेवलेंथ और उनका स्पेक्ट्रम बनेगा। तो अगर तो हर तरह की वेवलेंथ इस रेंज में आ रही है, एवरी टाइप, लाइक अगर ये वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है पहली वाली, और उससे अगली 401, और बल्कि 400.1 भी आ रही है, 400.2 भी आ रही है, 400.3 भी आ रही है, 400.1111 भी आ रही है। मतलब अगर सारी वेवलेंथ वो इकट्ठी करके हमें देता है, कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं देता, लगातार वेवलेंथ पे वेवलेंथ दिए जा रहा है स्पेक्ट्रम में, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलेंगे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। मतलब सारी की सारी वेवलेंथ को उसने कंबाइन कर दिया। इफ दिस इज एमिटिंग ऑल टाइप्स ऑफ वेवलेंथ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो ऐसे स्पेक्ट्रम को कॉन्टिन्यूस कहते हैं। और जहां हमें कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ मिले, जैसे एक 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ मिली, उसके बाद सपोज करो कि हमें 900 नैनोमीटर की कोई वेवलेंथ मिली, और बीच की कोई वेवलेंथ हमें मिली ही नहीं, ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। एक होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक होता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो ये तो मैंने आपको बता दिया थर्ड पॉइंट, हाउ स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड। ये नोट हो गया सबका, या अभी भी कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। ओके, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो दिस इज बेटा, हम लोग बात कर रहे थे स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, तो वो तो हमने बता दिया। तो स्पेक्ट्रम हमारे पास कितने टाइप का होता है, तो पहले तो वही लिख लो। स्पेक्ट्रम होता है दो टाइप्स का, या तो बनेगा बेटा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, या फिर बनेगा हमारे पास डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। उसमें भी हम लोग स्पेक्ट्रम की दो कैटेगरीज उससे भी पहले कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स हैं, फोर्थ पॉइंट लिख लो। स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम में। एक तो हम लोग पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम, जो मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया। एक तो हम लोग पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा जो हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे दैट इज एब्जॉर्प्शन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। खैर ज्यादा काम हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम पर है, इस पे ज्यादा रोल है एमिशन स्पेक्ट्रम पे, जिसमें रेडिएशंस बल्कि एमिट हो रही हैं। आप देख रहे हो ना, रेडिएशंस एमिट हो रही हैं तो स्पेक्ट्रम बन रहा है। एक स्पेक्ट्रम ऐसा भी होता है जिसमें रेडिएशंस एब्जॉर्ब करता है कोई मटेरियल और फिर स्पेक्ट्रम बनाता है।
तो दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम, वो अलग से बाद में डिस्कस करेंगे। मेन पहले हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी डाउट? No, sir. ओके, तो एमिशन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसमें लिखो व्हेन अ गैस इज हीटेड, एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए लिखो, जो मैंने अभी अभी बताया वो उसकी एक्चुअली एमिशन स्पेक्ट्रम ही है, बेसिक वही है। तो लिखो व्हेन अ गैस इज हीटेड इलेक्ट्रिकली और अदरवाइज, व्हेन अ गैस, एमिशन के लिए लिखना है, व्हेन अ गैस इज हीटेड इलेक्ट्रिकली और अदरवाइज, when a gas is heated electrically or otherwise, then the spectrum of radiation obtained, then the spectrum of radiation obtained, the spectrum of radiation obtained is called emission spectrum. Is called emission spectrum. तो बेटा अगर आप किसी भी एटॉमिक गैस को हीट करो और फिर जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो एमिशन स्पेक्ट्रम है। चलो ठीक है, अब लिखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिखो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लिखो व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू द गैस, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू द गैस and the spectrum of transmitted light, I repeat, when white light is passed through the gas and the spectrum of transmitted light is obtained, and the spectrum of transmitted light is obtained, then this spectrum is called absorption spectrum. Then this spectrum is called absorption spectrum. Absorption spectrum में आगे continue रखो। If we make absorption spectrum of hydrogen, absorption spectrum लिख लिया ना सबने, उसके बाद उसको continue रखो। If we make absorption spectrum of hydrogen, then we can see that if we make absorption spectrum of hydrogen, then we can see that all those wavelengths, we can see that all those wavelengths are missing in the spectrum. All those wavelengths are missing in the spectrum of white light, which were shown in the emission spectrum. All those wavelengths are missing in the spectrum of white light, which were shown in the emission spectrum of gas, which were shown in the emission spectrum of gas. इसको आगे फिर से कंटिन्यू रखो। It is due to the fact that only those wavelengths, it is due to the fact that only those wavelengths which are emitted by hydrogen, only those wavelengths which are emitted by hydrogen are absorbed in the absorption spectrum. I repeat, it is due to the fact that only those wavelengths which are emitted by hydrogen are absorbed in the absorption spectrum, and so they are absent from the spectrum of white light, and so they are absent from the spectrum of white light. तो बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का हमारे पास ज्यादा लंबी कहानी नहीं है,
ये जो मैंने लिखवा दिया बस यही हमने अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने इतना ही करना है, इससे ज़्यादा हमने नहीं करना, क्योंकि हमारा मेन काम जो है एमिशन स्पेक्ट्रम पे है बच्चे। तो ये तो हम लोग ज़्यादा कहानी नहीं करेंगे इसमें, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप व्हाइट लाइट को गैस से पास करवाओगे, किसी गैस से पास करवाओगे, तो जब वो व्हाइट लाइट उस गैस को क्रॉस करके बाहर आएगी, और फिर जो लाइट बाहर आई है अगर हम उसका एक स्पेक्ट्रम बनाएं कोई एनालाइजर लगा के, तो हम देखेंगे कि उस स्पेक्ट्रम में कुछ वेवलेंथ मिसिंग है। वैसे तो जो स्पेक्ट्रम बना है वही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, पर बट उस स्पेक्ट्रम में कुछ वेवलेंथ मिसिंग आपको ऑब्जर्व होंगी, और वो सारी की सारी मिसिंग वेवलेंथ यहाँ आएंगी एमिशन स्पेक्ट्रम में। तो ये सब हम लोग करेंगे डिस्कस इन डिटेल। अभी के लिए मैंने जस्ट हल्का हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको दे दी। यहाँ तक सबको समझ आया? यस सर। अच्छा, एक चीज और जो मैं रफ में ही बताने जा रहा हूँ आपको, बस रफ में ही बताऊंगा, वैसे ही आपको थोड़ी और अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कुछ नहीं। बेटा स्पेक्ट्रम जो है ना, एमिशन स्पेक्ट्रम में एक कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है, तो कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम बनता है। एक लाइन आ गई, फिर बीच में काफी देर तक कोई लाइन नहीं आई, फिर एक और लाइन आ गई। मैं लाइन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ, बस आपको ये लाइन ही नजर आएगी स्पेक्ट्रम में। फिर कहीं पे और थोड़ी देर के बाद एक और लाइन आ गई, ऐसे करके, और बीच में कोई लाइन नहीं आ रही। यहाँ पर हर लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग, बेटा हर लाइन का एक वेव नंबर होता है, मतलब ये लाइन जो है ये एक वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। ईच लाइन इज रिप्रेजेंटिंग अ वेवलेंथ, इसकी अलग वेवलेंथ है लाइन की। यानी जो रेडिएशन की वेवलेंथ λ1 होगी, जब उस रेडिएशन का प्रिंट मैं किसी स्क्रीन पे लूंगा तो मुझे एक लाइन नजर आएगी जिसकी वेवलेंथ λ1 होगी। अब लाइन के लिए वेवलेंथ तो नहीं लिखते, लाइन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं वेव नंबर। वैसे ही रफली बता रहा हूं, याद रखना, जो कि वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है वेव नंबर, 1/λ को बोलते हैं वेव नंबर। तो बेटा हम लोग करते क्या है कि हर लाइन को एक वेव नंबर प्रोवाइडेड होता है। एवरी लाइन हैज इट्स ऑन वेव नंबर एंड इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। मतलब किस रेडिएशन की वेवलेंथ आ रही, किस वेवलेंथ की रेडिएशन आ रही है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो यहाँ प्रिंट आया है, उस प्रिंट का एक वेव नंबर होगा, और वो वेव नंबर उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर हमें ये पता है कि इसका वेव नंबर कितना है, तो वेव नंबर से हमें वेवलेंथ मिल जाएगी, और वेवलेंथ से हम लोग ये पता लगा पाएंगे कि कितनी एनर्जी की रेडिएशन वो आई थी। इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब स्पेक्ट्रम के बेसिस पर उसका एक वेव नंबर हमें पता होगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लूं यहाँ पे वेव नंबर की वैल्यू, मान लो कि हमारा वेव नंबर जो है बच्चे दैट इज इक्वल टू 2 रैंडमली, मतलब इसका वेव नंबर 2 है। चलो ठीक है, वेव नंबर 2 है, तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? वेव नंबर का रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी 1/2, मतलब वेवलेंथ आ रही है 1/2। अब अगर वेवलेंथ 1/2 है तो एनर्जी निकाल सकते हैं कि कितनी एनर्जी का फोटोन आया था, कितने एनर्जी वाली रेडिएशन आई थी जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये स्पेक्ट्रम में हमें ये लाइन मिली। तो वो एनर्जी के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमें तो पता है फोटोन की एनर्जी h इंटू न्यू होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी। और बेटा फ्रीक्वेंसी को भी आप लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी को आप लिख सकते हो c/λ, फ्रीक्वेंसी को आप c/λ लिख सकते हो। 9th क्लास में पढ़ते थे ये रिलेशन, साउंड वाले चैप्टर में, जब हम लोग कहते थे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक वेवलेंथ जितना है और उसकी स्पीड v है और उसे टाइम t लगता है, तो बेटा यहाँ से हम लोग कहते थे लैम्डा, यहाँ से हम लोग कहते थे t इज इक्वल टू लैम्डा बाई वी, लैम्डा बाई वी इज इक्वल टू टी, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/t इज इक्वल टू v बाई लैम्डा। 1/t को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया स्पीड अपॉन वेवलेंथ, वही लिख रहा हूं मैं c/λ। तो बेटा यहाँ से हम एनर्जी निकाल सकते हैं hc/λ फॉर्मूला से। h की वैल्यू हमें पता है, c की वैल्यू हमें पता है, फोटोन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और बचा लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल ली। ये वैल्यू यहाँ पुट करो, आपको पता चल जाएगा कि इस लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आई थी उसकी क्या एनर्जी थी। आप मेरी बात समझ रहे हो स्टूडेंट्स? यस सर।
तो चलो खैर हम पहुंचेंगे, यहाँ तक भी पहुंचेंगे, बट वैसे ही रफ आइडिया दे रहा था सो दैट थोड़ा थोड़ा आपका लिंक बनता रहे, क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रम जल्दी से रट तो लेते हैं बच्चे, लेकिन समझने में प्रॉब्लम होती है। तो आप थोड़ा थोड़ा लिंक बना के चलो, फिर हम लोग इसको आगे अच्छे से कर ही लेंगे। तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ है कि स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू क्लास।